हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बादल। अगर आप MBBS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एंड आपको फार्माकोलॉजी थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ फार्माकोलॉजी पढ़ने का, एंड अगर वो आप आपकी स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपके लिए फार्माकोलॉजी काफ़ी ईजी हो जाएगा। इस वीडियो को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग MBBS में फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, उसके बाद में करेक्ट अप्रोच क्या है फार्माकोलॉजी पढ़ने का, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में फार्माकोलॉजी में ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, एंड फार्माकोलॉजी के लिए कौन से बुक्स खरीदने चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, एंड एट लास्ट आप लोग आपके PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी से फार्माकोलॉजी के लिए ईजिली नोट्स कैसे बना सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो टाइम दिया हुआ है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 1 पे कि व्हाई डू वी रीड फार्माकोलॉजी। एंड गाइज, अगर आपने ये पॉइंट स्किप नहीं किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपके लिए अभी थोड़ी देर में फार्माकोलॉजी मोस्ट इजी सब्जेक्ट बनने वाला है। सो व्हाई डू वी रीड फार्माकोलॉजी। हमको MBBS करने के बाद जाकर कोई ड्रग तो बनाना है नहीं, तो हम लोग फार्माकोलॉजी इतना एक्सटेंसिवली क्यों पढ़ते हैं। सो उसके लिए मोस्ट सिंपल रीज़न यह है कि हम लोग पेशेंट के लिए द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल, एंटीमाइक्रोबियल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऐसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है जिस बैक्टीरिया को सेल वॉल नहीं है, एंड हमारे पास ऐसा एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है जो सेल वॉल पे अटैक करता है, तो क्या ये ड्रग इस इन्फेक्शन पे इफेक्टिव रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, एंड इस बैक्टीरिया में सेल वॉल है ही नहीं। सो ओवरऑल हम लोग ट्राई करते हैं कि फार्माकोलॉजी को इतना एक्सटेंसिवली पढ़ पाए कि हम लोग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्ट कर पाए उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। अब एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी जब मैं फार्माकोलॉजी पढ़ता था कि यार इस क्लासिफिकेशन में एक ही टाइप के 10 ड्रग क्यों दिए हुए हैं, जब एक ही ड्रग सेम ही एक्शन करते हैं तो एक ही ड्रग हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते। सो इसका रीज़न ये है कि हर ड्रग का एक सेपरेट साइड इफेक्ट होता है, यूनिक साइड इफेक्ट होता है, एंड पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग उन ड्रग को चेंज करते हैं, मतलब अल्टरनेट ड्रग यूज़ करते हैं ताकि उसमें पेशेंट के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ड्रग मिल पाए, एंड विद द बेस्ट आउटकम पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्टिकुलर पेशेंट है एंड उसे ऑलरेडी हार्ट की कोई डिजीज़ है एंड हम उसे कोई और कंडीशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं, तो हम ऐसा ड्रग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे जिसका साइड इफेक्ट हार्ट पर पड़ता हो। जब आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सेम कैटेगरी में 2 ड्रग्स है तो ये ड्रग किस पेशेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंड ये ड्रग किस पेशेंट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर आप इस तरीके से फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको फार्माकोलॉजी काफ़ी ईजी लगेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि करेक्ट अप्रोच क्या है फार्माकोलॉजी पढ़ने का। गाइज, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग सब गलत अप्रोच से पढ़ते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो अप्रोच दिया हुआ है वो गलत है। हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहले ड्रग्स के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं एंड बाद में इंडिविजुअल ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो गाइज, इस तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन पे जाना है। अब मैं बताता हूँ क्यों। हम लोग बचपन से ही स्टोरीज सुनते हुए एंड जब हम थोड़े बड़े हो गए तो हम मूवीज़ देखते हैं, TV सीरीज देखते हैं, तो हम लोगों का माइंडसेट किस तरीके से बना हुआ है कि हम लोगों को पहले सारी स्टोरी समझ में आ जाए एंड एंड में हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए। कोई भी स्टोरी का पैटर्न ऐसा ही होता है कि पूरी स्टोरी हम लोग समझ जाते हैं एंड एंड में एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो हम लोगों का माइंड इस पैटर्न के लिए डेवलप्ड हुआ है एंड इस पैटर्न को इजीली कैच करता है। और एक एग्जांपल दूँ तो गाइज, आप लोग जब आपके लिए खुद के लिए स्मार्टफोन सिलेक्ट करते हैं तो आप सारे फ़ोन की स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं कि इस फ़ोन में 8 GB रैम है, इस फ़ोन में 12 GB रैम है, इस फ़ोन में 6 GB रैम है, ठीक है। एंड आप हार्ड ड्राइव एंड ऑल सब कुछ जान लेते हैं पहले, तो उसके बाद में आप लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर मुझे गेमिंग करना है तो मेरे लिए ये फ़ोन बेस्ट रहेगा, मुझे सिर्फ शो ऑफ करना है तो मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए, एंड मुझे सिर्फ कॉलिंग के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए। सो इससे क्या हो गया कि आप लोगों को जब फ़ोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई, सारी स्पेसिफिकेशन पता चल गए, उसके बाद आपके लिए ये इजी हो गया उन फोन को क्लासीफाई करने के लिए। सेम अप्लाई होता है फार्माकोलॉजी में। आप पहले ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्लासिफिकेशन पे जंप कीजिए। इससे आपको क्लासिफिकेशन काफ़ी इजी लगेगा एंड आप खुद कैटेगराइज कर पाएंगे ड्रग्स को। अनदर थिंग, हम लोग जब क्लासिफिकेशन रट्टा मारते हैं तो हम लोग रिपीट एंड लर्न की टेक्निक यूज़ करते हैं। मतलब उस ड्रग का नाम हम लोग बार बार एक तो अपने माइंड में दोहराते हैं या फिर लिख कर या फिर बोल कर ट्राई करते हैं।
लेकिन जब आप इंडिविजुअल ड्रग के बारे में पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो जब तक आप उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं उतने देर तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस ड्रग का नाम रिपीट होते रहता है। सो इससे क्या होता है कि अगर आप पहले ड्रग्स पढ़ते हैं बाद में क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो ऑलरेडी आप उस वर्ड से फैमिलियर हो चुके हैं। सो आपको रिपीट करके एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नाउ पॉइंट नंबर 3, हाउ टू स्कोर मोर इन योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। गाइज इसमें आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि फार्माकोलॉजी इज टोटली बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। आपको पर्टिकुलर ड्रग के बारे में कीवर्ड्स पता रखने हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं कि वो उस ड्रग का कौन सा फीचर है जो उस ड्रग को उसी कैटेगरी के दूसरे ड्रग से अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो वो उस ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स में एक ड्रग रहेगा जिसका साइड इफेक्ट रहेगा ब्लैडर इरिटेशन, ठीक है, एंड बाकी ड्रग्स का नहीं रहेगा। तो जब आप लोग उस कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में जब आंसर लिख रहे हैं तो साइड इफेक्ट में आपका अगर पहला वर्ड ब्लैडर इरिटेशन रहता है एंड अगर आप उस वर्ड पे फोकस कर पाते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर अगर आपको उस क्वेश्चन में 4 में से 2 या 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको 3 या 3.5 मार्क्स मिलेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों से पूरी कथा नहीं जानना चाहता कि उस ड्रग के कारण नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, जीआईटी अपसेट होता है एंड ऑल, ये तो सारे ड्रग्स के कारण होता है। लेकिन वो ड्रग का स्पेसिफिक फीचर जो है, स्पेसिफिक कीवर्ड फॉर दैट ड्रग इज ब्लैडर इरिटेशन, अगर वो आपके आंसर में वर्ड है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। सो फार्माकोलॉजी में ज़्यादा फोकस आप कथा लिखने में मत कीजिए, स्टोरी लिखने में मत कीजिए, ज़्यादा फोकस कीवर्ड्स पे कीजिए एंड कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। मेन एंड स्पेसिफिक कीवर्ड्स अगर आपके आंसर में रहते हैं तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सो इसका एक ही आंसर है, केडी त्रिपाठी बेस्ट बुक है एंड स्टैंडर्ड बुक है एंड मोर देन इनफ डाटा दिया हुआ है MBBS एग्जाम पास करने के लिए। उसके अलावा अनदर बुक इज शानबाग जिसमें चीज़ें शॉर्ट में दी हुई है एंड ज़्यादा एक्सटेंसिव मटेरियल नहीं दिया हुआ है, जो कीवर्ड्स है उन पर फोकस किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शानबाग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड करूंगा कि आप केडी त्रिपाठी पढ़े अगर आपके पास आप स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो। एंड बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है कि एग्जाम पास में है आपको 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो आप शानबाग भी पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नोट्स कैसे बनाना है फार्माकोलॉजी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके नोट्स आप केडी त्रिपाठी से बनाते हैं, आपके सेल्फ रिटन नोट्स रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा पीजी एंट्रेंस के लिए पढ़ने के लिए। आपको पीजी एंट्रेंस के नोट्स बनाते वक्त सबसे ज़्यादा फोकस जनरल फार्माकोलॉजी पे करना है क्योंकि जनरल फार्माकोलॉजी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ्स एंड कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। हो सके तो आप आपके बुक में से केडी त्रिपाठी में से जितने भी ग्राफ्स मिलते हैं उनके फोटो क्लिक कर लो, एक आपके फ़ोन में ही एल्बम बना लो एंड बाद में एक पेज में 2-3 फोटो सेट करके उस सारी एल्बम को प्रिंट करवा लो। इसके अलावा नोट्स बनाते वक्त आपको ड्रग के यूनिक साइड इफेक्ट पे ध्यान देना है। जो पीजी एंट्रेंस होती है वो MCQ बेस्ड होती है तो उसमें आपको कोई भी बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीवर्ड्स पे रखना है। शॉर्ट में सिर्फ कीवर्ड्स आपको लिखने हैं आपके नोट्स में। इसके अलावा आपको कहीं पर भी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है उस पर्टिकुलर ड्रग का तो उसको नोट डाउन करके रखना है। हम लोग जब केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं तो ड्रग इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि वो हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पढ़ते वक्त अगर आपके पढ़ने में अगर आ रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्रग का इस पर्टिकुलर ड्रग के साथ इंटरेक्शन है तो वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है जैसे कि हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लिखते हैं। आपको 1 लाइन या 2 लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है आपके नोट्स में। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग पोटेशियम चैनल ओपन करता है तो दैट्स इट, पोटेशियम चैनल ओपन होता। वो कैसे जाता है, क्यों करता है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये सब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम चैनल ओपन करता है, ये उसकी कैटेगरी हो गई खत्म। एंड ये मैं पीजी एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एंड एट लास्ट फार्माकोलॉजी में 2-3 क्वेश्चन न्यू ड्रग्स पे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम देने वाले हो, मतलब जिस साल की भी आप एग्जाम देने वाले हो एंट्रेंस एग्जाम, तो उस टाइम पर आपको न्यू ड्रग्स पे फोकस करना है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइज। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर सच वीडियोस के लिए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस तरीके की वीडियोस और चाहिए क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।